Kartik Patel and welcome to my YouTube channel Mathematics. Standard 10 का चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हम पढ़ रहे हैं और अभी तक हमने कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस के बारे में अब तक हमने पढ़ा है। और कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस या फिर हम उसको नॉर्मली रेजिस्टेंस ही बोले, सो उसमें दो तरह के हमने फॉर्मूला डिराइव किए थे। एक था फॉर सीरीज कनेक्शन। सीरीज कनेक्शन के लिए हमने फॉर्मूला डिराइव किया था रिजल्टेंट या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 अप टू Rn। ये एक नॉर्मल जो फॉर्मूला हमने डिराइव किया था उसकी बात कर रहे हैं। और दूसरा अगर हम पैरेलल कनेक्शन की बात करें तो पैरेलल कनेक्शन के लिए हमने फॉर्मूला डिराइव किया था 1/R इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 अप टू 1/Rn। ये फॉर्मूला हमने अभी तक मतलब कि लास्ट लेक्चर में हमने ये दो फॉर्मूला डिराइव किए थे जो कि इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर से हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि रेजिस्टेंस जो है वो एक ऐसी चीज है कि अगर हम सीरीज में अगर उसको कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है, अगर पैरेलली कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले रेजिस्टेंस जो है अगर उसकी बात करें, रेजिस्टेंस एक्चुअली क्या है, जो कि करंट के फ्लो को रेजिस्ट करता है, मतलब कि करंट को फ्लो नहीं होने देता उसके रास्ते में, मतलब कि करंट को फ्लो होने के लिए उसको डिस्ट्रैक्ट करता है, उसको मना करता है कि करंट तो इजीली फ्लो ना हो। ये काम रेजिस्टेंस का है। तो रेजिस्टेंस मतलब कि करंट को इजीली फ्लो नहीं होने देंगे। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस एक दिशा से देखने जाए तो हमारे लिए ऐसे बाधा रूप है, मतलब कि हमारे लिए एक ऐसी चीज है जो कि नहीं होनी चाहिए। कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में रेजिस्टेंस नहीं होनी चाहिए क्योंकि वो करंट के फ्लो को थोड़ा सा स्लो कर देता है। बट उसकी दूसरी एप्लीकेशंस भी इस तरह की है कि हम ये सोच सकते हैं कि करंट के फ्लो में अगर रेजिस्टेंस होता है तो हम उसका यूज कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि जैसे कि हमने सपोज करें कि R1 तीन रेजिस्टेंस है हमारे पास। R1 इज इक्वल टू 2 ओम, R2 इज इक्वल टू 3 ओम एंड R3 इज इक्वल टू 6 ओम। 3 रेजिस्टेंस है हमारे पास। अगर हम उसको सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या मिलता है। अगर हम उसको पैरेलली कनेक्ट करते हैं तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या मिलता है, ये दोनों हम चेक करते हैं। जैसे कि हम अगर सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं ये तीनों रेजिस्टेंस को, तो सीरीज कनेक्शन का हमारे पास फॉर्मूला है R इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है ना। सो R1 की वैल्यू है हमारे पास 2 प्लस 3 प्लस 6 विच इज 6 प्लस 3 9 प्लस 2 11 ओम। सो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारा 11 ओम हो जाएगा। अब पैरेलल कनेक्शन की बात करें तो ये होगा 1/R इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। नाउ अब ये 1/R1 की वैल्यू हमारे पास 2 प्लस 1/3 प्लस 1/6। अब इसको सॉल्व करने के लिए इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। 2, 3 एंड 6 का एलसीएम आएगा 6, मतलब सबके डिनोमिनेटर में हमें 6 लाना है। तो इसके डिनोमिनेटर में 6 लाने के लिए 2 3 मतलब इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 1 3 प्लस 3 2 तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसके डिनोमिनेटर में ऑलरेडी 6 है तो ये हो जाएगा +1। तो 3 + 2 5 + 1 6/6 ये हमें मिलेगा 1/R। सो इन शॉर्ट 1/R की वैल्यू हमें मिली है कितनी 1। सो इन शॉर्ट R हमें मिल गया है 1 ओम। रिजल्टेंट जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू हमें कितनी मिली पैरेलल कनेक्शन के लिए 1 ओम। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हमारे पास जितने भी रेजिस्टेंस होंगे वो रेजिस्टेंस को अगर हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो
उसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मैग्नीट्यूड है, मतलब कि उसकी जो वैल्यू है, वो वैल्यू बड़े से बड़ा जो रेजिस्टेंस होगा, इसमें से बड़े से बड़ा रेजिस्टेंस कौन है, 6 ओम वाला, उससे भी बड़ा होगा। सीरीज कनेक्शन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू बड़े से बड़े रेजिस्टेंस से भी बड़ी होती है। और पैरेलल कनेक्शन की बात करें तो उसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें कितना मिला, 1। वो क्या होगा, छोटे से छोटा हमारा जो रेजिस्टेंस होगा उससे भी कम मिलेगा ये। तो अगर आपको रेजिस्टेंस की एप्लीकेशन इस तरह से चाहिए कि वहां पे आपको रेजिस्टेंस को डिक्रीज करना है, लो करना है, देन यू हैव टू कनेक्ट इन पैरेलल कनेक्शन। एंड इफ यू वांट टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस which will use in some cases, so you have to use series connection। ठीक है, so अगर आप रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ाना चाहते हो तो आप उसको सीरीज में कनेक्ट करवा दो, और अगर कम करवाना चाहते हो, रेजिस्टेंस एक्चुअली सारे इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स में होते हैं, अगर आप उसकी वैल्यू को कम करना चाहते हो देन यू हैव टू कनेक्ट इन पैरेलल कनेक्शन। ठीक है, ये मैंने बेसिक आपको बताया है, ये टेक्स्ट बुक से रिलेटेड इसका कोई टॉपिक नहीं है, बट आपके नॉलेज के लिए मैंने आपको ये बताया। अब सर आप बोल रहे हो कि यहां पे यूज सीरीज में करना है या पैरेलल में करना है, बट ऐसी जरूरत कहां पे पड़ती है? तो मैं बता दूं कि जो हमारे डोमेस्टिक जो कनेक्शंस होते हैं, इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस होते हैं डोमेस्टिक, मतलब कि हमने घर में जो इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस रखते हैं वहां पे मैक्सिमम करंट फ्लो हो, इसके लिए रेजिस्टेंस कम होना चाहिए, और रेजिस्टेंस कम हो उसके लिए उसको पैरेलली कनेक्ट किया जाता है। तो सारे इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट जैसे कि ट्यूबलाइट हो, फैन हो, और भी सारी चीजें होती है जैसे कि एसी होते हैं, टीवी वगैरह होते हैं, तो ये सारी चीजें पैरेलल कनेक्शन में एक दूसरे के साथ जुड़ी जाती है, जिसकी वजह से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू छोटे से छोटे रेजिस्टेंस से भी कम होती है, दैट्स व्हाई करंट विल इंक्रीज। ठीक है, बट कुछ हमारे डोमेस्टिक यूजेस में ऐसी एप्लीकेशंस आती है जहां पे रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए। लाइक हम इलेक्ट्रिक आयरन यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक हीटर यूज करते हैं। अब आपको ये क्वेश्चन होना चाहिए कि इलेक्ट्रिसिटी की वजह से कोई चीज गर्म कैसे होगी? तो वो जो चीजें गर्म होती है जिसमें से हीट हमें मिलती है, दैट ऑल आर डिपेंड ऑन द हायर वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। तो मतलब अगर उसमें रेजिस्टेंस बहुत ही बड़ा होगा तब जाके उसमें से हीट प्रोड्यूस होती है। अब रेजिस्टेंस को बड़ा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसकी रेजिस्टिविटी को बढ़ाना पड़ेगा, और रेजिस्टिविटी को बढ़ाने के लिए कुछ हमें ऐसे मटेरियल यूज करने पड़ेंगे। अब देखो, आपने रेजिस्टिविटी के ऊपर डिपेंड 3 फैक्टर के बारे में देखा था कि या तो आप उसकी लेंथ बढ़ा दो, या तो फिर आप उसका एरिया कम कर दो, है ना? बिकॉज रेजिस्टिविटी आपने देखा हुआ है R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। अगर आपको रेजिस्टेंस बढ़ाना है, अगर आपको रेजिस्टेंस बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा? लेंथ को बढ़ा दो या एरिया को कम कर दो, या तीसरा हमारे पास है कि आप इसका ऐसा मटेरियल पसंद करो कि जिसकी रेजिस्टिविटी सबसे ज्यादा हो। ये जो रेजिस्टिविटी है वो अगर हाई मैग्नीट्यूड की हुई, अगर ज्यादा रेजिस्टिविटी होती है तो उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, और अगर रेजिस्टेंस ज्यादा होता है तो उसमें से हीट प्रोड्यूस होती है। तो ऐसे कौन से मटेरियल्स है जिसमें से हाई हीट हमें मिल सकती है? तो वैसे मटेरियल है, एक होता है नाइक्रोम और दूसरा होता है टंगस्टन, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे कि नाइक्रोम की बात करें तो हमारे जो इलेक्ट्रिकल आयरन्स होती है, इलेक्ट्रिकल हीटर्स जो होते हैं, उसमें नाइक्रोम के वायर्स लगे हुए होते हैं। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन होगा कि सर जब इलेक्ट्रिसिटी से हीट प्रोड्यूस होती है तो वायर्स भी तो गर्म होने चाहिए ना। अब जो इलेक्ट्रिक आयरन होती है, आयरन का जो वायर होता है उसके ऊपर जो कवरिंग होती है रबर की, वो तो पिघल नहीं जाती, बट उसकी जो आयरन की बॉटम प्लेट जो होती है वो बहुत ही एक्सट्रीमली हाई हो जाती है। अब उसका रीजन क्या है? तो उसका रीजन ये है कि जो उसकी जो बॉटम प्लेट है, वो बॉटम प्लेट के ऊपर एक नाइक्रोम मटेरियल लगा हुआ होता है।
और वो जो नाइक्रोम का मटेरियल होता है उसमें जैसे कि मैंने यहाँ पे एक आयरन की बॉटम प्लेट लगाई, अब इसके ऊपर एक कॉइल जैसा मतलब कि ऐसे राउंड किया हुआ नाइक्रोम होता है और उसके साथ यहाँ से इलेक्ट्रिकल वायर जो हमारे कनेक्ट होते हैं वो होते हैं। अब जब यहाँ से करंट पास होगा, इसमें से आई करंट पास होगा, ये टोटली रेजिस्टेंस ही है विच इज मेड ऑफ नाइक्रोम। तो जब भी यहां से करंट पास होगा तो इसमें से इलेक्ट्रिसिटी जब पास होगी तो हाई रेजिस्टिविटी की वजह से इसमें हीट प्रोड्यूस होगी, है ना। और वो जो हीट है वो उसकी ये जो बॉटम प्लेट है उसको ट्रांसफर होगी। यहाँ पे जो हाई हीट प्रोड्यूस हुई है वो हाई हीट उसकी बॉटम प्लेट को ट्रांसफर होगी। अब ये जो बॉटम प्लेट है थोड़े टाइम बाद मतलब कि जब आप स्विच ऑन करते हो उसके थोड़े टाइम बाद जो आयरन होती है उसका बॉटम प्लेट का टेम्परेचर बढ़ जाता है। बट साथ ही साथ आप ये भी याद रखें कि उसका जो वायर होता है, जैसे यहां से उसका ये वायर होता है, उसका टेम्परेचर इतना ज्यादा चेंज नहीं होता है। तो क्यों? इलेक्ट्रिसिटी तो इसमें से भी जा रही है, इलेक्ट्रिसिटी इसमें से भी जा रही है, बट ये चीज ज्यादा हीट दे रही है, ये चीज ज्यादा हीट नहीं दे रही है। उसका रीजन ये है क्योंकि ये नाइक्रोम का बना है, नाइक्रोम की रेजिस्टिविटी सबसे ज्यादा होती है, इसलिए ये हीट होता है। बट ये जो है वो कॉपर या एल्यूमिनियम का बना होता है, जनरली कॉपर के वायर्स होते हैं। तो कॉपर की रेजिस्टिविटी बहुत ही कम होती है और रेजिस्टिविटी कम होने की वजह से मिनिमम रेजिस्टेंस इसका होता है और मैक्सिमम करंट पास होता है इसमें से। तो इसलिए कॉपर का टेम्परेचर इतना ज्यादा बढ़ता नहीं है, टेम्परेचर नहीं बढ़ता, इसलिए ये एज इट इज उसका जो रबर की कवरिंग होती है वो एज इट इज ही आपको देखने को मिलती है। बट यहाँ पे ये जो नाइक्रोम है वो सबसे ज्यादा हीट देता है, इसलिए इसकी बॉटम प्लेट ज्यादा गर्म हो जाती है, ठीक है। उसके साथ साथ आपने एक बल्ब देखा होगा, बल्ब जो होता है जैसे कि मैंने यहाँ पे एक बल्ब ड्रॉ किया है। अब ये बल्ब के अंदर आपने देखा हो तो यहां से यहां तक एक ऐसा छोटा सा पतला सा वायर कनेक्ट होता है। अब बल्ब जो ग्लो होता है दैट इज ऑल्सो द रीजन बिकॉज हाई हीट इज प्रोड्यूस इन इट। हाई हीट प्रोड्यूस होने की वजह से वो ज्यादा से ज्यादा लाइट प्रोड्यूस करेगी और लाइट एमिट करेगी यहां से, इसलिए हमें बल्ब ग्लो होता हुआ दिखाई देगा। और कुछ आपने हैलोजन भी देखी होगी कि आप उसको स्विच ऑन करोगे तो एट ए टाइम वो ऑन नहीं होगी, धीरे धीरे फिर उसकी जो लाइट है वो बढ़ती जाएगी। अब ये सारी चीजें क्यों होती है? तो जब भी हम स्विच ऑन करते हैं तब इसमें से करंट पास होता है। अब ये जो बाउंड किया होता है जैसे ये नाइक्रोम का होता है तो ये टंगस्टन का होता है, और ये जो टंगस्टन मटेरियल है इट इज ऑल्सो हाई रेजिस्टिव मटेरियल, और जब इसमें से करंट पास होगा तब ये हीट प्रोड्यूस करेगी और हीट प्रोड्यूस करने की वजह से इसमें से लाइट ग्लो करेगी, ठीक है। क्योंकि ये मटेरियल इस तरह का है, उसके मटेरियल की प्रॉपर्टी की वजह से इसमें से लाइट प्रोड्यूस होती है। तो ये दो जो मैंने एग्जांपल बताया वो रेजिस्टेंस का यूज करके हम हीट कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं उसके बारे में बताया मैंने, ठीक है। सो यहां पे कहीं ना कहीं हम हीट प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। सो ये जो हीट प्रोड्यूस हो रही है वो कहीं ना कहीं एक वर्क हो रहा है। सो ऑलरेडी हमने फॉर्मूला देखा हुआ है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V का, V इज इक्वल टू W डिवाइड बाय Q होता है, ये आपको पता होगा। V इज इक्वल टू W डिवाइड बाय Q। बट यहां पे जो वर्क हो रहा है वो वर्क को अगर हम सब्जेक्ट बनाते हैं, W को सब्जेक्ट बनाते हैं तो ये हो जाएगा V इंटू क्यू, V इंटू क्यू हो जाएगा। अब आपको पता है कि V क्या होता है, एज पर ओम्स लॉ V तो IR होता है, I इंटू R। और अगर Q की बात करें तो हमने एक फॉर्मूला देखा था I इज इक्वल टू Q डिवाइड बाई T। अब जब इसमें से हम Q को सब्जेक्ट बनाएंगे तो Q भी हो जाएगा I इंटू T। तो हमारे पास V की वैल्यू मिली है एंड Q की वैल्यू मिली है, दैट वी हैव टू सब्स्टिट्यूट इन दिस इक्वेशन। सो हमें W की वैल्यू मिलेगी, W इक्वल्स टू V की वैल्यू है IR और Q की वैल्यू है IT।
सो आई एंड आई मल्टीप्लाई होके आई स्क्वायर बना देंगे, तो ये W होगा आई स्क्वायर आर टी। सो यहां पे ये जो वर्क हो रहा है दैट इज द हीट प्रोड्यूस, क्योंकि ये जो वर्क हो रहा है उसकी वजह से ही तो हीट प्रोड्यूस हो रही है। तो ये W को हम H मतलब कि हीट प्रोड्यूस जो हो रही है उसके फॉर्म में बता सकते हैं। तो H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। और या इतनी हीट प्रोड्यूस हो सकती है जब भी किसी रेजिस्टेंस में से करंट फ्लो होता है। आई करंट अगर T टाइम के लिए आर रेजिस्टेंस से अगर पास हो रहा है तो H जितनी हीट प्रोड्यूस होगी। और ये जो फॉर्मूला है, ये जो पूरी थियरी है, वो जूल नाम के एक साइंटिस्ट ने आइडेंटिफाई की थी, उसने इन्वेंट की थी, इसलिए इसको जूल्स हीटिंग थियरी भी बोला जाता है। ठीक है, सो ये जो मैंने डिराइव किया है वो हीट का फॉर्मूला डिराइव किया है। किसके ऊपर से किया? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V का जो हमने फॉर्मूला डिराइव किया था उसके ऊपर से मैंने हीट का फॉर्मूला डिराइव किया। ठीक है, और हीट यहां पे हीट इज वन टाइप ऑफ वर्क, तो वर्क का जो यूनिट होना चाहिए वही यूनिट हीट का होना चाहिए। सो हीट का यूनिट यहां पे लिया जाता है जूल, कैपिटल जे से इसको इंडिकेट किया जाता है, या फिर वर्ड में लिखे तो जूल से हम इसको इंडिकेट कर सकते हैं। जनरली अगर इसके बड़े यूनिट की बात करें तो किलो जूल एंड मेगा जूल में भी ये कंसीडर किया जाता है। सो हीट जब भी प्रोड्यूस होगी तो वो जूल में मेजर की जाएगी। एक और दूसरी बात कि यहां पे जो हीट प्रोड्यूस हो रही है वो हीट, यहां पे जो हीट प्रोड्यूस हो रही है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट पासिंग थ्रू इट। दूसरा, हीट प्रोड्यूस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, and also heat is directly proportional to for the time which have to current will be passed from this resistance। ठीक है, सो ये तीनों के ऊपर जो हीट प्रोड्यूस हो रही है वो डिपेंड करती है। तो ये मैंने एप्लीकेशंस बताई है कि रेजिस्टेंस कहां पे यूज किया जाता है और उसकी वजह से हीट प्रोड्यूस की जाती है। अब ये तो बात की मैंने कि जिसकी रेजिस्टिविटी हाई हो उसके लिए। अब जिसकी रेजिस्टिविटी लो होती है उसका भी यूज किया जाता है इन इलेक्ट्रिकल सर्किट। लाइक फ्यूज की बात करें, इलेक्ट्रिकल जो फ्यूजेस होते हैं, वो फ्यूज आपने देखा होगा कि जो आपके घर के आगे मीटर्स लगे होंगे उसमें फ्यूज लगाए जाते हैं। अब वो जो फ्यूज होते हैं उसमें दो तरह के मटेरियल यूज किए जाते हैं। एक तो मतलब कि बाहर का जो सिरामिक मटेरियल होता है वो तो कोई डिपेंड नहीं करता, बट उसकी जो अंदर इलेक्ट्रिकल प्लेट लगी हुई होती है वो प्लेट के बीच में एक पतला सा वायर लगा हुआ होता है, और वो जो वायर होता है वो दो मटेरियल का बना हुआ होता है। या तो वो लीड का हो सकता है या तो फिर वो कॉपर का हो सकता है। अब ये जो दोनों मटेरियल मैंने आपको बताया, लीड एंड कॉपर आर द लो मेल्टिंग पॉइंट मटेरियल। इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही लो होगा, और लो मेल्टिंग पॉइंट होने की वजह से जब भी अगर कुछ इसकी लिमिट होती है वो लिमिट से ज्यादा अगर करंट उसमें से पास होता है, मतलब कि अगर इलेक्ट्रिकल शॉक लगता है, किसी को शॉक लगता है, करंट जब ज्यादा फ्लो होता है तब यहां से मतलब फ्यूज में से वो करंट ज्यादा पास होता है, और ज्यादा करंट पास होने की वजह से ये जो मटेरियल है वो मेल्ट हो जाता है और उसका कनेक्शन ब्रेक कर देता है। और कनेक्शन ब्रेक होने की वजह से उसमें से जो फ्लो निकल रहा है वो फ्लो बंद हो जाएगा। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है वो इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के लिए यूज किया जाता है। फ्यूज इज अ मटेरियल यूज फॉर सेफ्टी, ठीक है, ताकि इलेक्ट्रिकल शॉक्स ना लगे। नाउ अब इसके आगे एक और टॉपिक हमें पढ़ना है जो कि है इलेक्ट्रिकल पावर, विच इज ऑल्सो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक। अब इलेक्ट्रिकल पावर क्या होता है? तो आपने सुना होगा कि आपका 1 मंथ का जो इलेक्ट्रिकल कंजप्शन है वो सपोज कि 5 यूनिट हुआ या 500 यूनिट हुआ या 1000 यूनिट हुआ। अब ये जो यूनिट है वो क्या? तो हम जितना इलेक्ट्रिक करंट यूज कर रहे हैं उसका मेजरमेंट। आप बोलोगे कि सर करंट तो एम्पियर में मेजर किया जाता है, तो ये क्यों एम्पियर में मेजर नहीं किया जाता?
बट हम जो यूज कर रहे हैं वो डिफरेंट पावर्स में यूज कर रहे हैं, कुछ हीट में यूज कर रहे हैं। तो ये सारा जो कंबाइन, हम जो वर्क कर रहे हैं तो वो वर्क को इलेक्ट्रिकल पावर के फॉर्म में हम इंडिकेट कर सकते हैं। अभी यूनिट क्या है उसके बारे में जैसे जैसे थियरी आगे बढ़ेगी वो आपको पता चलता जाएगा, बट पहले समझ लेते हैं इलेक्ट्रिकल पावर क्या होता है। द रेट एट विच द इलेक्ट्रिकल सर्किट कंजर्व्स any electric current, that is the electric power। मतलब कि the rate of producing this heat, the rate at which the heat is produced in that electrical instrument is known as power। या फिर हम उसको वर्क के फॉर्म में भी बता सकते हैं कि जिस रेट से कोई भी इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट में वर्क हो रहा है वो वर्क को पावर बोला जाता है। तो ये जो वर्क प्रोड्यूस हो रहा है इलेक्ट्रिकल पावर P को अगर हमें इंडिकेट करना है तो हम बता सकते हैं वर्क प्रोड्यूस पर यूनिट टाइम। टाइम के रिस्पेक्ट में जितना वर्क प्रोड्यूस हो रहा है दैट इज द इलेक्ट्रिक पावर। अब W की बात करें तो W का फॉर्मूला ऑलरेडी हमने प्रूव किया है, इट इज I²RT और डिवाइड बाई T होगा तो T को हम कट कर देंगे और यहां पे बचेगा हमारा P इज इक्वल टू I²R विच इज अवर फॉर्मूला। P इज इक्वल टू I²R। अब इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूं, P इज इक्वल टू I इंटू IR, बिकॉज I² को मैं 2 बार I लिख सकता हूं, बट IR तो आपको पता है V होता है ना वोल्टेज, V इज इक्वल टू IR, तो इसको मैं P इज इक्वल टू I इंटू V भी लिख सकता हूं। ठीक है, तो P का एक दूसरा फॉर्मूला बन सकता है P इज इक्वल टू IV। क्या? P इज इक्वल टू IV। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूला हम जनरली याद रखेंगे फॉर इलस्ट्रेशन। अब इसके यूनिट की बात करते हैं। पावर का जो यूनिट है, जो इलेक्ट्रिकल पावर है वो वॉट, WATT, कैपिटल W इसका यूनिट है, वोल्ट नहीं, VOLT। वोल्ट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसका जो यूनिट है वो हम वोल्ट लेते थे, वोल्ट कैपिटल V से इंडिकेट किया जाता है, बट द यूनिट ऑफ पावर इज वॉट, WATT, एंड कैपिटल W से उसको इंडिकेट किया जाता है। सो ये तो बहुत ही छोटा यूनिट है, बट जनरली जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, मतलब जनरली प्रैक्टिकली अगर हम बात करें तो इसके बड़े यूनिट किलोवाट को यूज किया जाता है, किलोवाट को जनरली यूज किया जाता है। और अगर इसके साथ मतलब कि आपने अगर यूनिट को देखा होगा, मतलब कि 1 यूनिट की बात करें तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 किलोवाट आवर होता है। 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर दैट मीन्स कि 1000, मतलब कि किलोवाट, उसको मैं जूल में कन्वर्ट कर रहा हूं, किलोवाट 1000 इंटू आवर को सेकंड में कन्वर्ट करें तो ये होगा 3600, 3600 सेकंड होता है। तो इतनी जूल एनर्जी होती है। तो इसको अगर मैं लिखता हूं तो ये 3.6 इंटू 10⁶ जूल जितनी एनर्जी होती है। 1 यूनिट इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁶ जूल जितनी एनर्जी होती है। अब ये यूनिट कौन सा है जो आप प्रैक्टिकली अगर आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल के अंदर आप देखते हो कितने यूनिट कंजप्शन आपने किया है तो वो किलोवाट आवर में लिखा होगा, और वो जो किलोवाट आवर में मेजर किया जाता है तो इतना जूल हम वर्क कंजप्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो 3.6 इंटू 10⁶, ये जो सारे नंबर्स में लिख रहा हूं वो ऑब्जेक्टिव्स में पूछ सकते हैं, याद रखना है आपको। ठीक है, तो ये चैप्टर में आज हमने इलेक्ट्रिकल पावर के बारे में देखा है, हीट के बारे में देखा है, और ये थोड़ा सा हमने अपने नॉलेज के लिए। सो ये इतनी सी थियरी ये चैप्टर की है। तो थियोरेटिकल पोर्शन ये चैप्टर का यहाँ पे खत्म हो रहा है। नेक्स्ट लेक्चर से इस चैप्टर के इलस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे। ठीक है, और इलस्ट्रेशन स्टार्ट करें उससे पहले आपको ये चैप्टर के जितने भी फॉर्मूला हमने अभी तक पढ़े हैं वो सारे के सारे आपको याद होने चाहिए, तो ही इलस्ट्रेशन हम अच्छे से कर पाएंगे, और उसके साथ उसके यूनिट भी आपको पता होने चाहिए। ठीक है, सो आज के लेक्चर के लिए इतना। वीडियो को करके इसको नोट डाउन कर लीजिए।